सो कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। और हमने अपनी लाइफ के अंदर में सबसे पहली जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, काउंटिंग, अल्फ़ाबेट्स, उन सब को ही हम कांस्टेंट्स कहते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा 10, तो 10 इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। 10 एक कांस्टेंट वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्या हम 10 को चेंज करके 11 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 10 अपनी जगह अलग है, 11 अपनी जगह अलग है, दोनों अलग अलग है। वैसे ही सेम एज हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो भी अलग है, राइट। एंड दूसरी चीज़ हमने ये भी पढ़ी है कि जब प्रोग्रामिंग की बात आए या सी लैंग्वेज की बात आए तो हम कैरेक्टर्स को सिंगल क्वोट में एनक्लोज करके लिखते हैं। तो कांस्टेंट इज़ अ फिक्स वैल्यू जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको हम चेंज कर सकते हैं? दैट इज़ वेरिएबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, हम डायरेक्ट जाते हैं VS कोड पे एंड यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने लिखा इंट नम। ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल का बिहेवियर क्या होता है कि उसको हम बार बार हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ हमने नम को 90 असाइन कर दिया, फिर हमने जो नम है नम को हमने यहाँ से 80 असाइन कर दिया, फिर हमने नम को 70 असाइन कर दिया। तो वेरिएबल्स को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे 90, 80 एंड 70 दीज आर कांस्टेंट वैल्यूज़, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। वहीं अगर हमने कोई कैरेक्टर टाइप वेरिएबल लिया और इसको हमने असाइन किया कोई कैरेक्टर, यहाँ CHAR दैट इज़ डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम हमने CH रख लिया। तो यहाँ इसको हमने क्या असाइन किया है? एक हमने कांस्टेंट, किस टाइप का कांस्टेंट? कैरेक्टर कांस्टेंट हमने असाइन किया है। तो कैरेक्टर जो डेसिमल नंबर्स हैं, जो हमारे पास इंटीजर नंबर्स हैं, तो काफ़ी सारे जो कांस्टेंट्स हैं उनके हमारे पास अलग अलग पार्ट्स हैं। तो कांस्टेंट इज़ नथिंग बट अ फिक्स वैल्यू जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अब थोड़ा सा अगर हम दोनों में डिफ्रेंशिएट करें, वेरिएबल वर्सेस कांस्टेंट, तो वेरिएबल का बिहेवियर है कि उसको हम बार बार चेंज कर सकते हैं एंड कांस्टेंट को फिक्स रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहला डिफरेंस हमने पढ़ लिया। सेकंड डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम अपने कोड में जहाँ पे भी हमने इस नम नाम के वेरिएबल को यूज़ किया है, तो नम नाम का जो वेरिएबल है उसको मेमोरी में स्पेस मिल रहा होगा। और कितना स्पेस मिलेगा? क्योंकि ये वेरिएबल एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है एंड यहाँ पे ये CH नाम का वेरिएबल एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, तो इसको मेमोरी के अंदर में 4 बाइट एलोकेट हो रहे होंगे एंड CH को मेमोरी के अंदर में 1 बाइट एलोकेट करवाया गया होगा, राइट। और इसको 4 बाइट, ये हो गया नम। बट क्या कॉन्स्टेंट्स को, जैसे इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं ये तीनों 90, 80, 70 एंड दिस इज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, क्या इनको कभी भी मेमोरी में स्पेस मिलता है? नहीं मिलता है। जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उनको हम मेमोरी में नहीं स्टोर करवा रहे होते। यानी कि ये जो स्पेस है यहाँ हम 10 स्टोर करवा रहे हैं, बट अगर हम किसी भी कांस्टेंट को डायरेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो इनको हम नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ठीक है इसको हम मेमोरी में स्टोर करवा रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, मैंने लिखा %d एंड हमने लिखा 10, तो यहाँ पे हम 10 का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं यूजिंग दिस प्रिंटफ फंक्शन। तो ये जो 10 है इसको मेमोरी में कोई स्पेस नहीं मिलेगा। अगर हमने यहाँ नम को यूज़ कर रहे होते तो नम को जो नम है, नम इज़ वेरिएबल, उसको मेमोरी में स्पेस मिल रहा है। सो आई होप अभी के लिए दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि दोनों के अंदर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो कांस्टेंट फिक्स रहते हैं और जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो हम बार बार उनको चेंज कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ टाइम हम चाहें उतने नंबर ऑफ टाइम हम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि किस केस में, जब भी हम कोई कोड लिख रहे हैं, किस केस में हमें कांस्टेंट्स को यूज़ करना है एंड किस केस में हमें वेरिएबल्स को यूज़ करना है। तो जब भी आपको लगे कि कोई भी चीज़ हमारे कोड के अंदर में ऐसी है जिसे हमें बार बार चेंज करना है, उसको हम डायरेक्ट एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे एंड जिसको हमें कभी भी चेंज नहीं करना है उसको हम एज अ वेरिएबल, एज अ कांस्टेंट ही यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फॉर्मूला है एरिया फाइंड करने का। तो जब भी हम किसी सर्किल के एरिया की बात करते हैं, सर्किल के एरिया की बात करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए? πr², राइट। सो जिसके अंदर में हमें पता है कि पाई एक फिक्स वैल्यू है जिसका वैल्यू क्या है हमारे पास 3.14 एंड जो रेडियस है वो बार बार चेंज हो सकता है, राइट, अकॉर्डिंग टू सर्किल।
जो भी सर्कल का डायमीटर होगा उसके अकॉर्डिंग बार बार जो रेडियस है वो चेंज हो सकता है। ओके, तो अब अगर हमें ऐसा कोई कोड लिखना है जिसमें कि हम एरिया का सर्किल ऑफ एरिया हम फाइंड कर रहे होंगे, उसमें हमें जब भी हमें फॉर्मूला लिख रहे होंगे 3.4 इंटू आर तो या पाई आर स्क्वायर, तो इसके अंदर में से हमें किस चीज़ को एज अ कांस्टेंट यूज़ करना है, किस चीज़ को हम वेरिएबल में स्टोर करवा के फिर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, देखो एरिया के अंदर में क्या एरिया का वैल्यू बार बार चेंज होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। एंड एरिया का वैल्यू कोई पॉइंटिंग वैल्यू भी हो सकता है, तो हमने एक फ्लोट नाम से एक वेरिएबल लिया एरिया, ठीक है, जिसके अंदर में हम एरिया का वैल्यू स्टोर करवाने वाले हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, 3.14 इंटू आर। अभी देखो जो आर एंड आर हैं ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं कि बार बार चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने एक आर नाम से भी वेरिएबल ले लिया और इस आर को हमने असाइन कर दिया कि सपोज करते हैं कि रेडियस हमारे पास क्या है 5 है। तो क्या हमने यहाँ जो डायरेक्ट 3.14 यूज किया है, क्या इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। लाइक हमने एक और फ्लोट टाइप से वेरिएबल लिया पाई नाम से और इसमें हमने स्टोर करवाया 3.14 एंड यहाँ पे 3.14 को ना यूज़ करके हम पाई को यूज़ कर रहे हैं। कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। तो हमें पता है कि एरिया है वो हमेशा सेम नहीं हो सकता हर एक सर्कल का, जैसे जैसे उसका रेडियस चेंज होगा वैसे वैसे एरिया भी चेंज होता रहेगा। बट इस फॉर्मूला के अंदर में कभी भी 3.14 चेंज नहीं होगा, पाई का वैल्यू फिक्स है, हमेशा वही रहेगा, ना आज चेंज होगा ना इन फ्यूचर कभी भी चेंज होगा। तो यहाँ पे अभी के लिए होगा क्या कि जो एरिया है उसको भी स्पेस मिल रहा होगा रैम में, जो आर नाम का वेरिएबल है रेडियस उसको भी स्पेस मिल रहा होगा एंड पाई को भी स्पेस मिल रहा होगा जहाँ हमने 3.14 स्टोर करवाया। बट हमें पता है कि 3.14 को हमें कभी भी चेंज नहीं करना है, तो उस केस में हम ये 4 बाइट वेस्ट ना करें मेमोरी में, क्योंकि फ्लोट टाइप वेरिएबल है 3.14 एक डबल टाइप वैल्यू उसको स्टोर करवाने के लिए हमने एक फ्लोट टाइप वेरिएबल यूज़ किया। तो कितने बाइट ऑक्यूपाई कर रहा होगा मेमोरी में, 4 बाइट। तो हम ये बेवकूफ़ी ना करें कि हम उस वैल्यू को फालतू में हम रैम में जाके हम स्टोर करवाएं, फालतू में हम 4 बाइट वेस्ट करें। तो जहाँ हमें पता है कि जिस भी वैल्यू को हमें कभी भी चेंज नहीं करना है उसको हम एज अ डायरेक्ट कांस्टेंट ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पाई को यूज़ ना करके हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 3.14। ओके, तो अभी समझ आ गया होगा कब हमें वेरिएबल यूज़ करना है एंड कब हमें डायरेक्ट कांस्टेंट्स यूज़ करने हैं। तो जब भी हमें किसी वैल्यू को चेंज नहीं करना हम डायरेक्ट कांस्टेंट यूज़ करेंगे एंड जब भी हमें लग रहा है कि बार बार वैल्यू चेंज होने वाली है उस केस में हम डायरेक्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे। एंड दूसरी चीज़, जैसे हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं तो ये वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, कांस्टेंट्स ही होती है। ओके, दूसरी चीज़ ये कि हमें फाइंड करना है परसेंटेज, ओके, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। और हम सपोज करते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, प्लस में सोशल साइंस हो गया। तो ये सारे कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं एंड दीज आर 5 सब्जेक्ट्स और इन सब के टोटल मार्क्स हैं 100, ठीक है, सब 100 मार्क्स के हैं। तो टोटल मार्क्स हमारे पास हो गया 500, राइट। एंड हमें पता है जब भी हम अपना परसेंटेज फाइंड करते हैं तो उसको हम डिवाइडेड बाय 100 हम कर रहे होते हैं, राइट, ये हमें सबको पता है। तो अब इस फॉर्मूला के अंदर में हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ को हम वेरिएबल यूज़ करेंगे और किस चीज़ को हम डायरेक्ट एज अ कांस्टेंट लिख रहे होंगे। तो देखो क्लास के अंदर में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हर एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो सेम आए। हिंदी के अंदर में किसी के 50 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 70, किसी के 100, किसी के 99, अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं। तो मार्क्स कभी भी हम पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट बाय स्टूडेंट वो चेंज हो रहे हैं। तो हम इन 5 चीज़ों को, इन सब्जेक्ट्स नेम को हम क्या लेंगे, एज अ वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट आएगा जैसे ही हमारा वो कोड यूज़ करेगा अपना परसेंटेज फाइंड करने के लिए, हिंदी के मार्क्स एंटर करेगा, दूसरा स्टूडेंट आएगा, हिंदी के मार्क्स उसके अलग हो सकते हैं, वो सभी अपने अपने मार्क्स इनपुट करेगा। दूसरी चीज़, ये जो हमने लिखा है 500, क्या इसको हम एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे या फिर इसको भी हम डायरेक्ट 500 ही हम लिख रहे होंगे। तो देखो ये डिपेंड करता है कि ये जो एग्ज़ाम है ये कौन सा एग्ज़ाम है, ये कोई एनुअल एग्ज़ाम है या फिर हमारे ऐसा FA वगैरह होता है हमारे स्कूल के अंदर में, तो वो कोई टेस्ट चल रहे हैं।
अगर एनुअल एग्जाम है तो एनुअल एग्जाम के अंदर में हर एक जो सब्जेक्ट है उसके टोटल मार्क्स होते हैं 100, तो उस अकॉर्डिंग 5 सब्जेक्ट के हमारे पास मार्क्स आ गए 500। वहीं पे अगर ये कोई क्लास टेस्ट होता जिसके अंदर में हर एक मार्क्स है वो 10 मार्क्स का है, हर एक जो सब्जेक्ट है उसके टोटल मार्क्स है 10। अभी हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हुए 50, तो यहाँ पे हम 50 या 500 डायरेक्ट ना लिख के हम टोटल मार्क्स नाम से वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो जितने भी टोटल मार्क्स हैं वो भी हम इनपुट करवा लेंगे स्टूडेंट से ही कि आप इनपुट कर दो कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे। बट क्या इस फॉर्मूला में कभी भी ये 100 चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जब ये फॉर्मूला बनाया गया परसेंटेज फाइंड करने के लिए, आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज फाइंड करना है, उसके अंदर में इनटू 100 इज़ फिक्स, जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जब ये फॉर्मूला बना, जिसने भी ये फॉर्मूला बनाया, यहाँ पे वैल्यू फिक्स कर दिया कि हम इसको हमेशा ही डिवाइडेड इनटू 100 ही हम कर रहे होंगे। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हम एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे, बट ये 100 फिक्स रहेगा, इसको हम एज अ कांस्टेंट ही डायरेक्ट यूज़ करेंगे। हम 4 बाइट मेमोरी वेस्ट नहीं करेंगे, इसको पहले रैम में स्टोर करवाएं फिर हम उसको यूज़ करें, ये हम नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, एक और एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे। यहाँ हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब भी हम किसी को भी ब्याज दे रहे हैं, ठीक है, किसी को भी उधार दे रहे हैं, तो कितने रेट पे, कितने टाइम पे, कितना मनी हमने उधार दिया है किसी को, वो फाइंड करने के लिए उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, और तीनों को इंटू करके डिवाइडेड बाय 100 कर दो। राइट, फॉर्मूला के अंदर में डिवाइडेड बाय 100 फिक्स है। तो पर्सन टू पर्सन प्रिंसिपल, यानी कि आपने कितना पैसा किसी को भी उधार दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 20,000 दिया, किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने 20 लाख दिया, तो प्रिंसिपल पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। दूसरी चीज़, टाइम भी चेंज हो सकता है। किसी ने 6 साल के लिए उधार दिया, किसी ने 2 ही साल के लिए उधार दिया, किसी ने 7 साल के लिए उधार दिया, तो पर्सन टू पर्सन टाइम भी चेंज हो रहा है एंड रेट भी पर्सन टू पर्सन चेंज होगा। कोई दो रेट पे ब्याज दे रहा है, कोई 4 रेट पे, कोई 5 रेट पे, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। और जैसे जैसे ये सारी चीज़ें चेंज होंगी तो फाइनल आउटपुट जो है वो भी चेंज होगा। राइट, बट इसके अंदर में कभी भी ये डिवाइडेड बाय 100 चेंज नहीं होगा। तो जब भी ये फॉर्मूला बना उसमें डिवाइडेड बाय 100 फिक्स कर दिया गया कि जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो तीनों चीज़ों को इंटू करके हमें उसको डिवाइडेड बाय 100 करना है। तो इस डिवाइडेड बाय 100 को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ना कि इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। ओके, तो आई होप अभी के लिए आपको इतने सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझ आ गया होगा किस केस में हमें कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करना है एंड किस केस में हमें वेरिएबल्स को यूज़ करना है। आगे चलते हैं, टाइप हम देख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स के। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट्स को हमने 2 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया है। फर्स्ट इज न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट एंड सेकेंड इज नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट। न्यूमेरिक नंबर्स जब भी हम यूज़ करते हैं उनको न्यूमेरिक कांस्टेंट बोल देते हैं, जिसमें मेनली 2 पार्ट्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट जैसे कि एक बिना पॉइंट वाला वैल्यू, एंड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जैसे कि एक पॉइंट वाला वैल्यू। एंड नॉन न्यूमेरिक में हमें पता है कैरेक्टर्स ही आते हैं, एंड कैरेक्टर्स का लॉजिक भी हमें पता है कि उनको हम हमेशा सिंगल कोट में एनक्लोज करके लिख रहे होते हैं। ओके, अब एक एक करके सबकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर कांस्टेंट से। तो इंटीजर कांस्टेंट एक बिना पॉइंट वाला वैल्यू, एंड इंटरनली जो इंटीजर कांस्टेंट्स हैं उनके भी 4 पार्ट हैं। फर्स्ट इज डेसिमल, सेकेंड इज ऑक्टल, देन बाइनरी एंड देन हेक्साडेसिमल। जो भी हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट यानी कि बिना पॉइंट वाला वैल्यू इंटीजर कांस्टेंट्स, उनको हमने मेनली 4 पार्ट में क्लासिफाई किया है, डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। अब चारों के अंदर में डिफरेंस क्या है? चारों में डिफरेंस ये है कि जब भी हम कोई डेसिमल नंबर लिख रहे होंगे उसके अंदर में 0 to 9 डिजिट्स होंगे, ऑक्टल नंबर के अंदर में 0 to 7 डिजिट्स होंगे, एंड बाइनरी नंबर के अंदर में सिर्फ 0 होगा या फिर 1 होगा, एंड हेक्साडेसिमल में 0 to 9 डिजिट्स तो होंगे ही होंगे, प्लस में A to F कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, एंड ये कैरेक्टर्स कैपिटल एंड दोनों हो सकते हैं। ओके, अब मैंने लिखा 10, तो अब अगर मैं पूछूंगी ये किस टाइप का नंबर है, दिस इज डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1 और 0 तो बाइनरी में भी आता है, ऑक्टल में भी आता है, डेसिमल में भी आ रहा है और हेक्साडेसिमल में भी आ रहा है। राइट, अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा होता 10F, तो हम देखते के साथ में कह देते कि ठीक है ये हेक्साडेसिमल है, क्योंकि 0 to 9 डिजिट्स तो इसमें आ ही रहे हैं, प्लस में
इसमें एफ कैरेक्टर भी आ रहा है, तो ये हमने कह दिया कि ये हेक्साडेसिमल है, क्योंकि इन सब में कैरेक्टर्स हम यूज नहीं करते। बट इसमें हम आके कंफ्यूज हो गए जब हमने लिखा 10, तो 10 बाइनरी, ऑक्टल और ये चारों को ही कंसीडर कर रहा है, राइट। तो अब हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में कि हम इस नंबर को कौन सा नंबर समझे, हम इसको डेसिमल समझे, बाइनरी समझे, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, क्या हम इसको समझे। कंपाइलर भी कंफ्यूज होगा। तो हमने क्या किया कि ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने कहा कि अगर ऑक्टल नंबर है तो उसके प्रीफिक्स में आप 0 यूज करें, बाइनरी नंबर है तो 0 बी यूज करें, एंड ये बी स्मॉल एंड कैपिटल दोनों हो सकता है। एंड अगर कोई भी नंबर हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल के लिए हम 0x यूज कर रहे होंगे, एंड x जो है कैपिटल एंड स्मॉल दोनों हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमने चारों में डिफरेंशिएट किया। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स दैट इज डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है इसके प्रीफिक्स में हमने कुछ भी यूज नहीं किया। अब हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि दिस इज डेसिमल नंबर। और वहीं अगर इसके प्रीफिक्स में मैंने लिख दिया 0, अब ये कैसा बन जाएगा, एक बाइनरी नंबर बन जाएगा। अगर हम इसके प्रीफिक्स में 0 बी लिख देते तो ये बन जाता एक बाइनरी नंबर, एंड अगर हम 0x लिख देते तो ये कैसा नंबर बन जाता, एक हेक्साडेसिमल नंबर बन जाता। ओके, अब हम और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बारी बारी से। अगर मैंने यहाँ लिखा 0 7 8 9, तो ये कैसा नंबर है। तो अब हम देख रहे होंगे सबसे पहले प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग 0 हम यूज करते हैं ऑक्टल के साथ में, बट ऑक्टल का रेंज ओनली 0 to 7 होता है, बट 8 और 9 0 to 7 की रेंज में नहीं आता। यानी कि जो कंपाइलर है वो इसमें एरर जनरेट कर देगा कि आप 0 लगा के प्रीफिक्स में इसको ऑक्टल बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट आप रेंज से भी बाहर चले गए, जो कि इसकी रेंज में नहीं आता है 8 और 9। सो दिस इज इनवैलिड ऑक्टल नंबर। ओके, तो अगर हमें ऑक्टल यूज करना है तो उसके प्रीफिक्स में हम 0 तो यूज करेंगे ही करेंगे, बट रेंज को भी हमें ध्यान में रखना है कि वो सिर्फ 0 to 7 डिजिट से ही मिलके बना हुआ हो, उससे आगे रेंज में हम कभी भी नहीं जाएंगे। अगर हमने डायरेक्ट लिखा होता 0 7 8, तो ये कैसा नंबर होता, एक डेसिमल नंबर होता। और अगर वहीं पे इसके प्रीफिक्स में मैंने लिख दिया 0b, तो 0b बना के लिख के हम इसको बाइनरी बना रहे हैं, बट बाइनरी का रेंज सिर्फ 0 1 होता है। हमने लिखा 0b 1 0 1 0 0 1, अभी ये एक वैलिड बाइनरी नंबर है। और वहीं अगर मैंने इसमें 2 लिख दिया तो ये एक इनवैलिड बाइनरी नंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 जो 2 है वो 0 और 1 की रेंज से बाहर चला गया। ओके, अगर इसी के प्रीफिक्स में 0x 1 2 3 4 5, ये कैसा नंबर है, एक हेक्साडेसिमल है। ओके, अभी तक कैसा है, अभी भी हेक्साडेसिमल है। अब मैंने लिख दिया z, तो ये z जैसे ही आया ये इसकी रेंज से बाहर चला गया, तो ये एक इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं कि किन के साथ में, क्या इन सब के साथ में हम पॉइंट यूज कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं अपने VS कोड पे, एंड वहां पे हम इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेते हैं। तो हमने लिखा इंट नम, ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया, और मैंने इसको डायरेक्ट असाइन किया 10। सबसे पहले हम इंटीजर डेसिमल की ही हम बात कर लेते हैं। तो मैंने 10 असाइन किया, बिल्कुल वैलिड है, कोई इशू नहीं होगा इसके अंदर में। मैंने यहीं इस इंटीजर टाइप वेरिएबल को ही मैंने एक कैरेक्टर असाइन किया। क्या ये इनवैलिड होगा? बिल्कुल भी इनवैलिड नहीं होगा। यहाँ हम नम को प्रिंट करवाते हैं। तो अब हम नम को प्रिंट करवा रहे हैं, हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अभी तक हम देखेंगे कि नम को पहले असाइन किया हमने 10, अब हमने एक कैरेक्टर असाइन कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर को प्रिंट करवा देगा, नहीं। जब भी हम एक कैरेक्टर को किसी भी इंटीजर वेरिएबल में हम स्टोर करवाएंगे तो होगा क्या कि उस वेरिएबल को डेसिमल में चेंज कर दिया जाएगा। और जैसा कि हमने आस्काई टेबल के अंदर में देखा था कि स्मॉल जो ए लेटर है उसका डेसिमल नंबर क्या होता है, 97। तो अगर हम अभी इसको एग्जीक्यूट करवाएं तो हमारे पास रिजल्ट में प्रिंट होके आ जाना चाहिए 97। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रिंट होके आ गया 97, तो ये भी बिल्कुल वैलिड है। वहीं अगर मैंने इस नम को असाइन किया होता 9.8, तो अभी क्या होता, क्या इसको ये डेसिमल नंबर असाइन हो जाता? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ इंटीजर पार्ट रख लेता है। यानी कि अभी हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा नम वेरिएबल का वैल्यू 9, ओनली 9। तो ये 0.8 को स्टोर नहीं करेगा। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है बिना पॉइंट वाला वैल्यू, अगर कोई भी डेसिमल नंबर है जिसके प्रीफिक्स में हम कुछ भी यूज नहीं करते, उसके साथ अगर हमने पॉइंट यूज किया तो होगा क्या कि उस पॉइंट को जो है कंपाइलर इग्नोर कर देगा और सिर्फ जो डेसिमल नंबर है उसको रख लेगा।
वहीं अब मैं इस नाम के वेरिएबल को असाइन करने की कोशिश करती हूँ एक बाइनरी नंबर। तो हमने लिखा 0b एंड 0 1 तो ये एक बाइनरी नंबर हो गया, प्रीफिक्स में 0 हमने यूज किया है एंड ये हो गया बाइनरी। तो हम जब इसको प्रिंट करवा रहे हैं 0% को यूज करके, तो ये जो बाइनरी नंबर है इसको ये किस में चेंज करेगा, सबसे पहले इसको चेंज करेगा डेसिमल में एंड देन इसने ये प्रिंट करवा दिया। ओके नेक्स्ट, अगर हम इसको कुछ इनवैलिड सा नंबर बना दें तो अब हमारे पास एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? इनवैलिड बाइनरी नंबर, कि आप प्रीफिक्स में 0b यूज करके इसको बाइनरी तो बना रहे हो बट आप रेंज से भी बाहर चले गए। बाइनरी का रेंज सिर्फ 0 और 1 है, उसके अलावा आप कोई भी नंबर यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज इनवैलिड बाइनरी नंबर। दूसरी, क्या हम बाइनरी के साथ में पॉइंट यूज कर सकते हैं? अगर मैंने लिखा 0.1, डी भी बिल्कुल इनवैलिड है, तो इसके साथ में हम पॉइंट को यूज नहीं कर सकते। ओके, बाइनरी के साथ में कभी भी पॉइंटिंग वैल्यू हम यूज नहीं करेंगे, ये भी हमें याद रखना है। अब हम इस नम को एक ऑक्टल नंबर असाइन करते हैं। तो ऑक्टल हम स्टार्ट करते हैं 0 से एंड मैंने लिखा 67। तो ये जो ऑक्टल नंबर है अभी इसको डेसिमल में चेंज किया जाएगा 067 को और इसको प्रिंट करवा दिया जाएगा। तो इसका जो डेसिमल नंबर है वो निकल के आया हमारे पास 55, जो कि इसने प्रिंट करवा दिया। ओके, अगर हम रेंज से बाहर जाते हैं, ऑक्टल का रेंज होता है सिर्फ 0 to 7 एंड अगर हम रेंज से बाहर जाते हैं तो वही एरर जनरेट हो जाएगा, इनवैलिड ऑक्टल डिजिट। दूसरा चीज, हम इसके साथ में पॉइंट यूज करेंगे तो क्या होगा? तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था कि 0.8 को जो है लॉस कर दिया था एंड सिर्फ नम का वैल्यू क्या रह गया था हमारे पास, 9 रह गया था। यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, अभी इसको ऑक्टल कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो इसका वैल्यू सिर्फ 67 आएगा। तो 0 को ये इग्नोर कर देगा एंड सिर्फ इसने 67 को रख लिया। 0.90 अभी भी लॉस किया, जैसे कि यहाँ पे 0.8 को लॉस किया था। तो ऑक्टल के साथ में अगर आप पॉइंट यूज करते हैं, अगर आप उसको एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एज लेते हैं उसको, तो उस केस में उसको डेसिमल नंबर कंसीडर किया जाएगा, ना कि एक ऑक्टल नंबर। ओके, दूसरा चीज, हम नम को असाइन करते हैं एक हेक्साडेसिमल नंबर जो कि स्टार्ट होते हैं 0x से एंड यहाँ हमने लिखा 1 2 3। तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, हम इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। तो अभी ये एक वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है। 0 to 9 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं एंड A to F कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें कैरेक्टर स्मॉल एंड कैपिटल दोनों हो सकते हैं। तो अभी ये जो हेक्साडेसिमल है इसको डेसिमल में चेंज करेगा एंड इसको प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे इसने जो हेक्साडेसिमल नंबर है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें प्रिंट करवा के दे दिया। ओके, दूसरा चीज, क्या हम इसके साथ में पॉइंट यूज कर सकते हैं? अगर मैंने लिखा 0.89, बिल्कुल हम यूज नहीं कर सकते, अभी भी हमारे पास एरर जनरेट हो गया, इनवैलिड फ्लोटिंग कांस्टेंट, कि इस हेक्साडेसिमल के साथ में हम पॉइंट यूज नहीं कर सकते। दूसरा चीज, A to F की रेंज से भी हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर मैंने लिखा Z, इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो हमने अभी के लिए चारों पार्ट हमने समझ लिए एक इंटीजर कांस्टेंट के। दूसरी चीज, जैसे हम मेनली क्या करते हैं, अगर हमें लिखना है 10,000 तो हम लिख देते हैं 10,000 कुछ इस तरीके से कोमा पुट करके, राइट, ताकि हमें रीडेबिलिटी थोड़ी अच्छे से हो जाए, हम अच्छे से उसको रीड कर पाएँ। बट इन प्रोग्रामिंग हम ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। आपको 10,000 लिखना है, आप डायरेक्ट लिखें, हम यहाँ पे कोमा ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही कोमा यूज़ करेंगे तो कोमा यूज करते के साथ में ये क्या बन जाएगा, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, अगर सेम स्टेटमेंट में हमें सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, लाइक ABC, दीज आर 3 मल्टीपल वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप। तो अभी भी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जो 000 है इसको क्या समझा जा रहा है, यहाँ एक आइडेंटिफायर, एंड आइडेंटिफायर्स का रूल हमने पढ़ा था कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो डिजिट नहीं हो सकता, और यहाँ पे जो 0 है ये क्या है, एक डेसिमल। अब ये कोई एरर नहीं है, अब ये एक नॉर्मल वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ही बदल जाएगा अगर हम कोमा ऑपरेटर को यूज़ करेंगे उस केस में। तो हमें ऐसी मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये हमने इंटीजर कांस्टेंट पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स की। एंड दूसरा चीज़, हमने प्रिंटिव में अभी देखा, जब भी हम इंटीजर्स को प्रिंट करवा रहे थे तो हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ कर रहे थे। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू ही प्रिंट होके आना चाहिए, जैसे हेक्साडेसिमल है तो हेक्साडेसिमल ही प्रिंट होके आना चाहिए,
जैसे कि हम वापस जाते हैं, हम चाहते हैं कि हेक्साडेसिमल ही प्रिंट होके आना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे %x। जैसे लास्ट में हमने इसको हेक्साडेसिमल असाइन किया था, तो फाइनल वैल्यू अभी के लिए जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये सब तो रिप्लेस हो जाएंगे इन सब से, राइट। और लास्ट में जो वैल्यू बचा नम का वैल्यू, वो क्या है, ये हेक्साडेसिमल नंबर। तो हमने लिखा 0x, तो ये जो हेक्साडेसिमल नंबर है यही हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा, इसको डेसिमल में चेंज नहीं किया जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 CF, ये डायरेक्ट हमारे पास प्रिंट होके आया। 0x क्यों प्रिंट नहीं हुआ, ये तो प्रीफिक्स है। अगर हमें प्रीफिक्स प्रिंट करवाना है तो यहाँ हम लिख सकते हैं अलग से, ठीक है। अब वो प्रिंट होके आ जाएगा 0x। तो हम प्रीफिक्स साथ में हम जो है प्रिंट करवा सकें, ऐसा कुछ रूल हमारे पास नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास नहीं है, तो हमें खुद से लिखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास कंप्लीट नंबर डायरेक्ट हमारे पास प्रिंट होके आ गया। बाइनरी नंबर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए %b जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। और बेसिकली अगर हम %i यूज़ करते हैं तो उसको वो एज अ डायरेक्ट प्रिंट करवाएगा। अगर ऑक्टल नंबर है तो उसको वो चेंज नहीं करेगा डेसिमल में, डायरेक्ट उसको प्रिंट करवाएगा। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की। तो जब भी हमारे पास कोई भी पॉइंटिंग वैल्यू है तो उसी को हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। एंड इसके लिए हमारे पास दो डेटा टाइप है, फर्स्ट इज फ्लोट एंड सेकेंड इज डबल। तो फ्लोट और डबल दोनों ही पॉइंटिंग वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। साइज़ हमें पता है, फ्लोट का साइज़ 4 बाइट होता है एंड डबल का साइज़ 8 बाइट होता है, और उनको डायरेक्ट हम इसी तरीके से लिख रहे होते हैं, कुछ अलग हम इसमें नहीं कर रहे होते। दूसरा चीज़, अगर मैंने डायरेक्ट लिखा 19.80 तो ये किस टाइप का वैल्यू कंसीडर होगा, ये एक फ्लोट कंसीडर होगा या फिर ये डबल कंसीडर होगा, ये आपको कमेंट में बताना है, ओके, कि ये वैल्यू किस टाइप का कहलाएगा। तो अब हम वापस इस कोड पे जाते हैं एंड यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल लिया, हमने एक फ्लोट टाइप वेरिएबल लिया f नाम से, और इसको हमने असाइन किया 2.3, ओके। या फिर हमने एक डबल टाइप का एक वेरिएबल लिया db नाम से एंड इसको हमने असाइन कर दिया 9.8। तो बिल्कुल वैलिड है, दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, बस इसका साइज़ 4 बाइट होगा और इसका साइज़ जो है 8 बाइट होगा। बट बाय डिफ़ॉल्ट की हम बात करें तो दैट विल बी डबल। और अगर हम इन चारों में से बात करें, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल, इन चारों का जो डेटा टाइप है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होगा, वो होगा इंटीजर। तो अगर मैंने यहाँ डायरेक्ट ये हेक्साडेसिमल लिखा, ये मैंने बाइनरी नंबर लिखा, ये मैंने एक ऑक्टल नंबर अगर यहाँ लिखा, तो अब अगर मैं पूछूँ कि इनके जो डेटा टाइप है वो क्या है, तो हम कहेंगे कि दैट इज़ इंटीजर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स की, जिसमें कि हमारे पास कैरेक्टर्स आ जाते हैं। एंड कैरेक्टर्स हमने पढ़े हैं, किसी भी चीज़ को अगर हम सिंगल कोट में एनक्लोज करके लिख देंगे वो क्या बन जाएगा, एक कैरेक्टर। यहाँ हमने लिख दिया, अगर मैंने एक 0 को सिंगल कोट में एनक्लोज करके लिख दिया तो ये भी कैरेक्टर बन जाएगा। तो हम कुछ नहीं, डायरेक्ट VS कोड पे जाते हैं। यहाँ हम एक और वेरिएबल लेते हैं, यहाँ हमने लिखा कैर CH, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हमने लिया, इसको मैंने एक कैरेक्टर असाइन कर दिया। तो इसको जो फ्लोट और डेसिमल है इनके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं %L फॉर्मेट स्पेसिफायर, एंड इसके लिए हम यूज़ करेंगे %LF। वहीं कैरेक्टर्स के लिए हम यूज़ करते हैं %C फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसा कि इंटीजर के लिए अभी तक हम %D, %X और %I हमने यूज़ किया था। यहाँ मैंने लिखा CH, तो CH का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ एंड यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में प्रिंट होके आ गया हमारा जो CH नाम का वेरिएबल है उसका वैल्यू क्या है, एक कैरेक्टर। वहीं अगर हम इसका सिंगल कोट रिमूव कर देते हैं तो अभी इसको क्या कंसीडर किया जाएगा, आइडेंटिफायर। एंड यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर में हमने कोई भी A नाम से आइडेंटिफायर यूज़ नहीं किया है, तो कंपाइलर डायरेक्ट एरर जनरेट कर रहा है दैट आइडेंटिफायर A इज़ अनडिफाइंड, इसको आपने कहीं डिफाइन नहीं किया है, ओके। तो जब भी हम कैरेक्टर की बात कर रहे होंगे उसको हम सिंगल कोट में ही एनक्लोज करके लिखेंगे, उसके अलावा हम उसको नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज़, कैरेक्टर मतलब सिंगल कैरेक्टर, ना कि मल्टीपल कैरेक्टर्स। तो मल्टीपल कैरेक्टर्स हम यूज़ नहीं करेंगे, बट हाँ जो भी एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं उसमें 2 कैरेक्टर होते हैं, बट उसको एक सिंगल कैरेक्टर ही कंसीडर किया जाता है, ओके। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। और /n वगैरह, /0 हो गया, काफ़ी /t हो गया, /v हो गया, काफ़ी सारे हमारे पास एस्केप कैरेक्टर्स हैं, जो कि एक दूसरा टॉपिक है, हम उस टाइम पे इन सबको डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये सिंगल कैरेक्टर ही कंसीडर होता है। दूसरी चीज़, अगर मैंने सिंगल कोट में किसी नंबर को लिख दिया तो अब ये नंबर क्या कंसीडर होगा, कैरेक्टर। और अगर अभी हम इसको प्रिंट करवा के देखें तो इसका जो इंटीजर वैल्यू है वो क्या प्रिंट होके आएगा, 57, ओके।
तो अभी के लिए तो कैरेक्टर हम प्रिंट करवा रहे हैं तो %c हमने यूज़ किया, तो कैरेक्टर ही प्रिंट होगा, 9 ही प्रिंट होगा अभी के लिए तो हमारे पास। तो यहाँ पे 9 प्रिंट होके आ गया। और वहीं अगर मैंने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया होता %d, तो अब इसका डेसिमल वैल्यू प्रिंट होके आ जाता है, यानी कि 57। तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ गया, यहाँ पे 57 प्रिंट होके आ गया। दूसरी चीज़, स्ट्रिंग हमारे पास एक और अलग टॉपिक होता है, बट स्ट्रिंग भी एज ए कांस्टेंट ही कंसीडर होता है, तो उसको भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हमें मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाना है, कोई वर्ड हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, उनको स्टोर करवाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स जो हैं उनको हम हमेशा डबल कोट में एनक्लोज करके लिखते हैं, जैसे कि वो किसी का नाम हो सकता है, किसी का एड्रेस हो सकता है, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़, अगर हमने किसी भी स्ट्रिंग को बिना डबल कोट के हमने लिखा तो उसको एज ए आइडेंटिफायर ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे कि अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, किसी भी वेरिएबल का नाम, जैसे ये वेरिएबल है नम की जगह मैंने इसका नाम रखने की कोशिश की प्रिशु, बिना कर्ली ब्रैकेट के लिखा हुआ है, तो अभी के लिए इसको क्या कंसीडर किया जा रहा है, एक आइडेंटिफायर। इंटीजर टाइप एक वेरिएबल है जिसका नाम प्रिशु है, जिसमें हमने 10 स्टोर करवाया है। ओके, तो जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को हम यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ लिखा खैर ST एंड 10 और इसको हमने असाइन किया, डायरेक्ट मैंने इसको असाइन किया प्रिशु। तो अभी अपने पास ऐसा एक वेरिएबल है, कहाँ है, ये रहा। अगर हम इस वेरिएबल को वापस से नम कर देते हैं तो अभी के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा प्रिशु नाम से कोई आइडेंटिफायर नहीं है, अब हमारे पास अगर हमें इसको स्ट्रिंग बनाना है, इन दैट केस वी विल एनक्लोज इट इनटू डबल कोट। ओके, तो स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट में एनक्लोज करके लिखेंगे एंड कैरेक्टर्स को हमेशा सिंगल कोट में हम एनक्लोज करके लिखेंगे। सो दीज वर कॉन्स्टेंट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।